स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, एटम्स क्या है, वो भी एक स्मॉलेस्ट एंटिटी है, और साथ ही साथ मॉलिक्यूल्स क्या है, वो भी स्मॉलेस्ट एंटिटी है। डिफरेंस क्या है दोनों में, एक एलिमेंट का है स्मॉलेस्ट और दूसरा क्या है कंपाउंड का। ठीक है, अब जैसे क्या है, अब हाइड्रोजन का अगर सबसे स्मॉलेस्ट, देखिए हाइड्रोजन वैसे एक सिंगल एटम क्या होता है, सस्टेन नहीं करता है, उससे हमेशा वो आपको फ्री स्टेट में किस फॉर्म में मिलेगा, H2। क्लियर। तो हमने मान लिया एक जो सबसे स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ हाइड्रोजन क्या हो गया, एटम उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे हम, एटम कहेंगे। और वही जब हम कंपाउंड की बात करने लगते हैं तब क्या हो जाएगा आपका, कंपाउंड में हो जाएगा आपका स्मॉलेस्ट एंटिटी क्या हो जाएगा, जैसे कि हमने वाटर पूरा फिल्ड अप है एक जार में, तो अगर इसको हम माइक्रोस्कोपिक एंगल से देखेंगे तो पहले उधर बैठ जाए तो आपको दिखेगा, तो माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिखेगा, एक ऑक्सीजन का एटम और दो हाइड्रोजन के एटम, यही तो होता है H2O। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका मॉलिक्यूल, और ये क्या हो गया आपका एटम। जरूरी नहीं सिर्फ हाइड्रोजन, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, ऑक्सीजन का भी हो सकता है, सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म जो है वो आपका क्या है, एटम है, किसी भी एलिमेंट का। और जब हम कंपाउंड की बात करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल। इज दैट क्लियर, कोई दिक्कत है यहाँ पे? चलिए आइए जब समझते हैं। तो स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ एलिमेंट इज नोन एज एटम, हैव सिमिलर प्रॉपर्टी एज एलिमेंट। जैसे कि हमने बोला है कि मान लीजिए ये एक पर्टिकुलर पूरा बॉक्स भरा हुआ है, ये यहाँ तक पूरा हाइड्रोजन भरा हुआ है, तो ये छोटे छोटे जो लड्डू दिख रहे हैं यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एटम हो जाएंगे। ठीक है, जो उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी होगी वही उस एटम की प्रॉपर्टी होगी, कोई भी डिफरेंसेस नहीं होंगे। ठीक है, और सबसे स्मॉलेस्ट एंटिटी किसकी है, एलिमेंट का। क्लियर, तो उसे हम एटम कहेंगे। फिर मॉलिक्यूल, स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का स्मॉलेस्ट एंटिटी क्या है आपका, क्या है, मॉलिक्यूल। ठीक है, तो आपको पता ही है H2O का मैंने एग्जांपल ले दिया, आपने देख लिया कंपाउंड का, मॉलिक्यूल्स को देख लिया, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं समझ में आया, कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को नहीं। फिर आइए आगे देखते हैं। एंटोनियो भाई साहब और जोसेफ एल प्रॉस्ट, दो साइंटिस्ट हैं, प्रॉस्ट या फिर हम लेवेज़ुएर करके इनकी बात कर सकते हैं, बुक बंद कर दीजिए। ठीक है, तो उन दोनों लोग की बात करते हैं, वो क्या हमें एक्सप्लेन किए हैं या क्या बताए हैं, आइए उनको भी देख लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं उन्होंने बोला क्या। ठीक है, चलिए फटाफट देख लेते हैं। अच्छा देखिए क्या कहें, इनका कहना है लेट द फाउंडेशन ऑफ साइंस, केमिकल साइंस इस्टेब्लिशिंग टू इम्पॉर्टेंट लॉ। क्या है कि इन्हीं ने क्या किया, शुरुआत की काहे की, केमिकल साइंस की, स्टडी ऑफ केमिस्ट्री में हम केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं, कैसे एलिमेंट से कंपाउंड हम बना सकते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, रिएक्शंस पढ़ते हैं। तो फाउंडेशन किसने रखी थी आपकी, एंटोनियो एल लेवेज़ुएर और जोसेफ एल प्रॉस्ट। ठीक है, ये दोनों लोग क्या है, फाउंडर आप कह सकते हैं किसके, केमिस्ट्री के। कहा गया था, चलिए ये भी देख लेते हैं। लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, इन्होंने एक नियम बनाए थे कुछ, केमिकल कम्बिनेशन के बाद दो एलिमेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं या कंपाउंड रिएक्ट कर रहे हैं तो उसके बेसिस पर कुछ नियम बनाए थे। आइए उन नियम को पढ़ते हैं, आपको याद करना रहेगा बट हम समझ भी लेते हैं नियम क्या बताए थे। पहला, इट स्टेट दैट द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का रिएक्शन कराया जा रहा है, क्या हो रहा है, H2O हो रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराया जा रहा है, H2O हो रहा है। क्लियर,
अब मान लीजिए यहाँ पे 4 ग्राम हाइड्रोजन और 2 ग्राम, क्योंकि आधा रहता है ना उसका, अभी देखिए 2 गुना है हाइड्रोजन, 2 ग्राम ने मान लिया ऑक्सीजन। तो हमें कहने में कतई संकोच नहीं होगा कि जो प्रोडक्ट निकलेगा उसका कितना रहेगा, 6 ग्राम। उसका वेट कितना रहेगा, उतना मास कितना रहेगा, 6 ग्राम, क्योंकि मास कभी भी खत्म नहीं होता है। ठीक है, आपने मोशन में एक लॉ पढ़ा था, इसी तरह से कुछ सिमिलर था। क्या था वो, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। ठीक है, एनर्जी को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बदलता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है कि उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उतना ही मास रखता है। क्लियर। अब मान लीजिए आप पानी है, उसमें कुछ मिक्स किए और कुछ इवोपरेट हो गया, तब मास कम हो सकता है, बट ऐसे मास में कोई चेंजेस नहीं आए। ठीक है, अब भाई कोई चीज़ गैस के फॉर्म में उड़ गया तो मास कम हो जाएगा ना, नॉर्मल सी बात है। किसी रिएक्शन में अगर कोई चीज़ गैस के फॉर्म में उड़ गया तो वो भी, उसके पास भी तो कुछ मास रहा होगा। ठीक है, तब चेंजेस आपको दिख सकते हैं, लेकिन इनने बताया है कि मास चेंज नहीं होता है। ठीक है, हो सकता है वो इवोपरेट हो जाए या कुछ लूज मास हो जाए किसी और तरीके से, तब तो हो सकता है, बट रिएक्शन में जो प्रोडक्ट साइड जो मास है और जो आप रिएक्टेंट साइड और जो प्रोडक्ट साइड मास सेम रहता है, इक्वल रहता है। इज दैट क्लियर। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब बैलेंसिंग इक्वेशन की आप कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप यहाँ पे 2 हाइड्रोजन कर दोगे, काम खत्म हो जाएगा भाई। यहाँ पे 2 लगा देंगे, इक्वल हो गया। ठीक है, लेकिन बैलेंसिंग आपके अभी समझना नहीं है, अच्छे से आप क्लास 10th में पढ़ोगे, वो आपको बताया जाएगा। जब आपको जरूरत पड़ेगी तो बैलेंसिंग भी समझाई जाएगी। बट एक नॉर्मल था तो आपने देख लिया कैसे बैलेंस करना। भाई हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 एटम, तो यहाँ पे भी 2 होने चाहिए, तो यहाँ तो 2 से आपने मल्टीप्लाई करके बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया। चलिए ठीक, आगे बात करते हैं। दिस मीन्स दैट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन द सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन अनचेंज्ड। यही तो मैंने बोला कि भाई अगर आप दोनों साइड का मास का सम करें, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, मैंने मान लिया रिएक्टेंट साइड क्या है A प्लस बी और प्रोडक्ट साइड दे दिया C प्लस डी, तो इनका मास और इसका मास, दोनों का मास आप ऐड करेंगे सेम रहेगा। ठीक है, अब ये ज्यादा रहे कम रहे इससे फर्क नहीं पड़ता, हमारा सिर्फ ये पता है कि इन दोनों साइड का, अगर दोनों चीजों का मास ऐड करेंगे और इस तरह दोनों चीजों का मास ऐड करेंगे, वो इक्वल रहेगा, डिफरेंट नहीं रहेगा। समझ में आया। चलिए फिर आगे बात करते हैं। अभी एग्जांपल ले लीजिए, इसमें हमने मान लिया A जो है 1 kg है, B जो है 2 kg है, तो हमें कहीं का कहने में कोई दिक्कत नहीं कि इस साइड का जो सम होगा कितना होगा, 3 kg होगा। इज दैट क्लियर। आराम से आप बता दोगे 3 kg की इक्वल होगा इन दोनों का सम, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहा गया, आइए उसे भी देखते हैं। इट स्टेट दैट इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास। जैसे कि आप मान लीजिए हाइड्रोजन का है, आपका मास कितना है 1U। ठीक है, U जो आपका है क्या है, मास का एक यूनिट है, अभी आगे चल के उसे पढ़ोगे U होता क्या है। ठीक है, उसके बारे में और अच्छे से जानोगे। और ऑक्सीजन का क्या है, एटॉमिक मास आप याद करते हो ना 16U। क्लियर, ये यूनिट है जिससे आप क्या करते हो, मेजर करते हो। अब इसके बारे में और विस्तार समझोगे। तो जब वाटर की बात करते हैं, वो चाहे अमेरिका का वाटर हो, चाहे जापान का पानी हो और चाहे वो इंग्लैंड का पानी हो, वहां पर ये प्रोपोर्शन सेम रहेगा। तो मींस मास का प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, एक यूनिट है, एक हाइड्रोजन का मास, तो 2 हाइड्रोजन का हो जाएगा 2 यूनिट, और एक ऑक्सीजन का मास कितना है 16, तो हो जाएगा 2/16, 2 1 जा 2, 2 8 16, 1:8 प्रोपोर्शन में, 1:8 प्रोपोर्शन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेंगे, चाहे जहां पर रिएक्शन। ऐसा नहीं है हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा मिला लेते हैं पानी बनाने के लिए ना, सेम प्रोपोर्शन रहेगा, सेम प्रोपोर्शन रहे। कहीं पे भी आप चेकआउट करेंगे, वाटर में यही रेशियो रहेगा, चाहे वो नाले का पानी हो, चाहे वो कीचड़ का पानी हो, चाहे जिस तरह का पानी हो, प्रोपोर्शन यही रहेगा। क्लियर। अगर हम वाटर देख रहे हैं, कोई इम्प्योरिटीज नहीं मिली है तब की बात कर रहे हैं, प्योर वाटर,
ठीक है। अभी ये प्योर इम्प्योर आप लास्ट चैप्टर पढ़े हो, प्योर वाटर कोई इम्प्योरिटीज ना मिली हो तब यही सिनेरियो रहेगा, यही रेशियो रहेगा। इज दैट क्लियर? समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। तो इफ यू कैन टेक एनीवेयर वाटर टू चेक द वाटर पार्टिकल्स देयर विल बी द रेशियो विल ऑलवेज बी द सेम। मीन्स ये ऐसा नहीं स्टेट चेंज होने पर भी रेशियो चेंज हो जाएगा, चाहे आइस हो, चाहे आपका वाटर हो मीन्स लिक्विड, चाहे आप गैसेस फॉर्म में हो, ठीक है, कि वाटर वेपर, तीनों में जो रेशियो ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या रहेगा 1:8। अगर वो रेशियो चेंज होता रहता तो सीधी बात बारिश होती ही नहीं, ठीक है, बारिश नहीं होगी। रेशियो सेम रहता है कहीं पे भी आप चेकआउट करें। वाटर बार बार इसीलिए समझा रहे हैं क्योंकि वाटर को आप रोज देखते हो, वो केमिकल आपको देखने की जरूरत नहीं है। और कोई केमिकल हम बोलेंगे ना तो सर दिखाना के लिए हम आप कहोगे हाँ सर कैसे दिखता होगा, उसका एग्जाम्पल नहीं दे सकते, लेकिन वाटर जो है आप डेली देखते हो, डेली अभी पीप के भी आए होगे, ऐसा तो है नहीं कोई नहीं पिया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब जॉन डाल्टन, अभी जब ये थ्योरी दी गई किसके द्वारा, ये कौन दिए थे? दो लोग, ये दिए थे आपका एंटोनियो लैवेजियर और जोसेफ एल प्रॉस्ट। ये दो लोगों ने मिलकर के जो ये थ्योरी दी थी उसी को और अच्छे से और विस्तृत तरीके से बताया किसने आपको? जॉन डाल्टन ने। किसने बताया? जॉन डाल्टन ने। आइए जॉन डाल्टन साहब ने क्या कहा, आइए देखते हैं। जिसे कहा गया जॉन डाल्टन ने थ्योरी दी उसे क्या बोला गया? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्या कहा गया उसे? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। तो उसी इसमें देखिए, इसमें थोड़ा सा आपको कम शब्दों में या जो बहुत ज्यादा आपको इलेबोरेट नहीं किया गया है, और जॉन डाल्टन साहब ने उसे और अच्छे से इलेबोरेट कर दिया है, ठीक है, और कुछ अपनी थ्योरीज भी जोड़ दी हैं, ठीक है। आइए देखते हैं क्या क्या कहेंगे। चलिए जॉन डाल्टन ने क्या कहा है? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन फॉर अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। जो अभी हमने क्या पढ़ा था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। हमने देखा कि मतलब जो मास है वो हमेशा सिमिलर रहता है, चाहे रिएक्टेंट साइड हो चाहे प्रोडक्ट साइड हो, अभी लास्ट ईयर थ्योरीज पढ़ी। और डेफिनिट प्रोपोर्शन में हमने देखा कि 1:8 जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा सिमिलर रहता है चाहे जहां पे आप चेकआउट करें। तो इसी चीज को और बेहतर तरीके से अच्छे से एक्सप्लेन किसने किया है? जॉन डाल्टन ने। आइए उसको देखते हैं। पहला, और जिसे हमने क्या कहा गया? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, आप इसे डांट भी कह सकते हैं, तो घर वाली डांट नहीं, DAT, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। चलिए देखिए, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल कॉल्ड एटम। सभी मैटर्स किससे बने हुए हैं? सबसे छोटे पार्टिकल से बने हुए। उस पार्टिकल को क्या कहा गया है? एटम कहा गया है। और विस्तृत से आप जानेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में, वो बताया जाएगा आपको। लेकिन फिलहाल में भी ये जान लीजिए सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल है वो क्या है आपका? एटम, ठीक है, किसी भी मैटर का। फिर एटम आर इनडिविजुअल पार्टिकल विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी प्रकार से केमिकल रिएक्शन करके हम ऐसा नहीं कहते छू या एटम बन गया, और या हम ऐसा नहीं कह सकते उसको हम विलुप्त कर दे, डिस्ट्रॉय कर सकते। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में क्या कहा गया? एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड। ना उसे हम बना सकते हैं ना उसे हम नष्ट कर सकते हैं। ये किसने बोला? डाल्टन साहब ने। नेक्स्ट बात करते हैं, एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे देखिए, जैसे हमने हीलियम लिया, अभी हाइड्रोजन बहुत हो गया, हीलियम ले लिया, ठीक, हीलियम स्टेबल भी, अकेला एटम मिल भी जाएगा। ऐसे आप कहाँ ढूंढोगे हाइड्रोजन को? दो आपको एटम लेने पड़ेंगे। चलिए, तो अब मान लिया एक जो हमने लिया है, क्या कहते हैं, ले लिया है जापान से, और जापान से लिया तो भाई इंडिया भी पीछे नहीं रहना चाहिए, तो एक हमने ले लिया इंडिया से, ठीक है। एक बॉटल हमने हीलियम बना दिया, एक आइडेंटिकल केस है, मंगाया नहीं है अभी,
तो एक बॉटल अपने हीलियम मंगाया, इंपोर्ट किया कहाँ से, जापान से, और एक इंडिया में ही लोकल मार्केट से ले लिया। और आपने सोचा कि हो सकता है कि यहाँ के हीलियम में वहाँ के हीलियम में फ़र्क होगा। नहीं, जब एक ही सेम एलिमेंट्स हैं, सेम मैटर है, तो उनके एटम्स भी क्या रहेंगे, आइडेंटिकल रहेंगे। आइडेंटिकल मतलब क्या, हूबहू। जुड़वा देखे हो ना, फिल्म की बात नहीं कर रहे, जुड़वा लोगों की बात कर रहे। आइडेंटिकल उन्हें कहा जाता है ना, एक ही तरह दिखते हैं, ठीक है। हो सकता है किसी का मास कम हो, किसी का मास ज़्यादा हो, यहाँ पर वो भी नहीं, दोनों का मास भी सेम होगा, ठीक है, दोनों दिखेंगे भी एक ही तरह, और साथ ही साथ दोनों की प्रॉपर्टीज भी सेम रहेंगी, एकदम आइडेंटिकल। समझ में आया? तो अगर एक ही तरह का मैटर है तो उनके एटम्स भी क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी, उनका मास सेम होगा, बहुत कुछ सेम होगा, ठीक है, सेम सेम सेम। आगे देखते हैं, चलिए फिर फोर्थ देखते हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब भाई ये हमने कह तो दिया, अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हीलियम और जो हाइड्रोजन है उनका मास भी सेम होगा या उनकी प्रॉपर्टीज सेम होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं। समझ में आया? तो दो अलग अलग एलिमेंट्स के या दो अलग अलग मैटर्स का एटम सेम होना जरूरी, सेम होना है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं। क्लियर? ठीक है, नहीं हम सोचे कि अलग अलग मैटर्स में भी पॉसिबल है, तो इनने और अच्छे समझा दिया। फिर एटम कंबाइंस इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू द फॉर्म अ कंपाउंड। क्या है कि अब इसे क्या है, अब ये जो रेशियो है कॉम्बिनेशन का, ये रेशियो है कॉम्बिनेशन का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम का, फिर जाके फॉर्मेशन होता है H2O वाटर के एटम का, वो सिमिलर रहता है, वो सिमिलर रहता है। ऐसा नहीं कि वाटर कोई और प्रोसेस से बन सकता है, यही एक सिंगल प्रोसेस है वाटर के फॉर्मेशन में, दैट्स इट। ठीक है, वो चेंज नहीं होता रहता। या फिर जो कंपाउंड बनेगा उसका जो स्मॉलेस्ट फॉर्म है, ये आपका मॉलिक्यूल, वो डिफरेंट रहेगा, वो भी सेम रहेगा हर एक केस। समझ में आया? समझ में आया? वो भी आइडेंटिकल रहेगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए। द नेक्स्ट वन इज द रिलेटिव नंबर एंड नंबर ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। जैसे मैंने बोला कि मीन्स जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, वो भी सेम रहेगा। ऐसा नहीं कि आप कहीं और का बॉटल लेंगे वहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डिफरेंट रहेंगे, सेम ही रहेंगे। समझ में आया चीजें? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी समझ में आई? उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ में आ गया ना सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एटम क्या होता है। अभी तो हमने क्या देख लिया, पहले तो ये जान लिया भाई किसने न्यू रखी केमिस्ट्री की, फिर हमने 2 थ्योरीज को देखा। अब हम देखेंगे एटम होता क्या है, एटम के बारे में और अच्छे से जानेंगे। आपको पता है एटम में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं? न्यूक्लियस में रहते हैं। और नहीं रहता, इलेक्ट्रॉन रहता है आपका। जी जी जी, थोड़ा सा याद रखेंगे, इतना सब तो बेसिक बताया गया है, ऐसा नहीं कि नहीं बताया गया। चलिए आगे देखते हैं फटाफट जी। तो एटम क्या है, हेडिंग डाल देते हैं भाई। एटम क्या है आपका? एटम। चलिए एटम की बात करते हैं। तो एटम, तो इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस बट ऑलवेज टेकन पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, कि ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है किसी भी एलिमेंट का। ठीक है, हो सकता है वो इंडिपेंडेंट आपका एग्जिस्ट करता हो, जैसे कि हीलियम एग्जिस्ट करता है ना, और नहीं करता हो जैसे कि हाइड्रोजन। आपको हाइड्रोजन के 2 एटम्स हमेशा मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन इन एटम्स का रोल एक्सपेरिमेंट में जरूर हो। समझ में आया आपको? क्यों, कैसे होगा भाई? कहीं पे इलेक्ट्रो पॉजिटिव कोई है, कोई इलेक्ट्रो निगेटिव है, तभी तो रिएक्शन फॉर्म होती है। अगर ऐसा ना हो तो रिएक्शन हो ही ना भाई। किसी को किसी चीज़ की कमी रहती है, किसी के पास एक्सेस रहता है, तो एक दूसरे से अपना रिलेशनशिप बना लेते हैं।
ठीक है, और रिएक्शन हो जाती। समझ में आया? तो तभी पॉसिबल है ना। इज दैट क्लियर? चलिए भाई इधर भी एच लिख देने, सोचो कुछ और लिखा हुआ है। ओके, तो जैसे कि हाइड्रोजन है फ्रीली अवेलेबल नहीं करता है, हीलियम है फ्रीली एग्जिस्ट करता है। एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर। जो एटम का रेडियस है, रेडियस, वो किस में मेजर किया जाता है? एनएम में, या फिर हम कहें नैनोमीटर में। ठीक है, समझ आया? कोई दिक्कत? चलिए, सिंबल ऑफ एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट। अब हम बात करने जा रहे हैं अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग सिंबल्स का। ठीक है, जैसे कई सारे जो है जिनका स्टार्टिंग कैपिटल लेटर होते थे, हाइड्रोजन का H, हीलियम में HE। याद रखिएगा, कभी ऐसे HE लिखोगे वहीं काट कर जीरो मिल जाएगा। फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड द सेकंड लेटर विल बी स्मॉल। अगर एक एटम की बात करें तो पहला लेटर कैपिटल होगा, दूसरा स्मॉल होगा। HE ऐसे लिखा कट जाएगा, जीरो हो जाएगा। याद रखिएगा, एक्सपेरिमेंट्स में गलत मत करिए, क्योंकि ये सारी चीजें आज आपको सिखाई जाएंगी। ना आपको 10वीं में बताने वाला है कोई, ना 11वीं में। अभी से आप याद रखेंगे तो आपको आगे आसानी होगी। चलिए देखते हैं फटाफट आगे। चलिए अब देखते हैं सिंबल ऑफ एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट। If the symbol has one or two letters, then the first letter of a symbol is always written in capital letter uppercase और second letter in the small letter lowercase। जैसे कि एल्युमिनियम, एल्युमिनियम को हम क्या लिखते हैं? Al। तो पहला लेटर जो होगा आपका किस में होगा? अपर केस, जिसे कहा जाता है, मींस कैपिटल लेटर जो आपने सुना होगा। और जो सेकेंड लेटर होगा वो किस में होगा? लोअर केस, या फिर हम क्या कह सकते हैं उसे? स्मॉल लेटर। क्लियर? समझ आया? ये हमेशा होगा। क्लियर? हीलियम के केस में भी HE स्मॉल ई। ठीक है, हीलियम HE। ओके, हाइड्रोजन कैपिटल H, क्योंकि यहां पर एक ही लेटर लिया जा रहा है एज अ सिंबल। ओके, समझ आया? कोई दिक्कत? चलिए, फिर symbols of some elements are formed from the first letter of the name and a later from appearing letter in the name। जैसे कि क्लोरीन, जिंक, जिंक का है, क्लोरीन का है। ठीक है, कुछ ऐसे भी एलिमेंट हैं जिसमें पहला लेटर लिया जाता है Z और एक लेटर को छोड़ करके अगला लेटर N, जिंक। क्लोरीन में C पहला लेटर, एक लेटर को छोड़ करके L, क्लोरीन। ठीक है, समझ में आया कैसे रिप्रेजेंटेशन हो सकता है? नेक्स्ट बात करते हैं, आगे चलते हैं। अदर सिंबल्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द एलिमेंट इन लैटिन, ग्रीक, जिनका उनका साइंटिफिक नेम कई सारे शब्दों के लिए, जैसे क्या है आपको बताते थे, गोल्ड का ऑरम होता है, AU आप रिप्रेजेंट करते हो, और आयरन का फेरम होता है, Fe से आप रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, उनका साइंटिफिक नेम है, या हम कह सकते हैं क्या है, लैटिन भाषा में उनका नाम क्या है। फिर पोटेशियम का कैलियम कहते हो, K से रिप्रेजेंट करते हो, बल्कि पोटेशियम में P है, K आता ही नहीं, लेकिन आपको कंफ्यूजन होती है K कहाँ था, तो उसका नाम कैलियम है। कहाँ पे? साइंटिफिक नेम उसका, तो उसका K। फिर सोडियम का नाइट्रियम है, Na से रिप्रेजेंट करते हो। फिर सिल्वर का अर्जेंटम है, जिसको आप Ag से रिप्रेजेंट करते हो। समझ में आया? तो बहुत सारे ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जिनके आप साइंटिफिक नेम से आप उनका एटम को रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, समझ में आ गया? Ag लिखा रहेगा तो समझ जाओगे क्या हो गया, सिल्वर। ये नहीं कि Ag कोई बुला रहा है। चलिए, एटम, एटॉमिक मास। अभी ये क्या हो गया? अभी हमने क्या पढ़ा? एटॉमिक सिंबल। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? एटॉमिक मास। जो अभी हमने U और AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, एटॉमिक मास यूनिट। जी बिल्कुल बढ़िया जी। तो AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं है, प्लीज सभी लोग मत चले जाना वहां पे, नहीं बुलाना पड़ेगा वापस, क्योंकि वो आजकल ज्यादा चर्चा में रहती है। तो AMU क्या हो गया? एटॉमिक मास यूनिट। और U क्या हो गया? यूनिफाइड मास। U क्या हो गया आपका? यूनिफाइड मास। और AMU क्या हो गया? एटॉमिक मास यूनिट।
ठीक है, कम से कम आप 20 एलिमेंट तक, आपकी पीरियोडिक टेबल दी हुई है उसमें 20 एलिमेंट तक आप सबके एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर याद कर लेना। ठीक है, 20 तक याद कर लेना, और आगे भी आप याद कर लोगे और अच्छा रहेगा। लेकिन 9th में जैसे कहते हैं ना कुछ चीजें होती काम चलाने के लिए, तो 9th को आपको चलाना होगा तो आप 20 तक याद कर लेना, और इन फ्यूचर आपको हमेशा याद रखना है तो सभी याद कर लेना। हमेशा परमानेंट आपको जरूरत है, परमानेंट आप चाहते हो केमिस्ट्री आगे भी बनी रहे आपके साथ, तो आप पूरा याद कर लो। और आपको 9th किसी तरह से पास होना है, 10th के बाद कॉमर्स लेना है तो 20 तक याद कर लो, 9th 10th निकल जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, टेंशन ना लें, समझ आया? चलिए, तो अब बात करते हैं AMU की, एटॉमिक मास यूनिट, और U की यूनिफाइड मास की। इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एटॉमिक मास। ये एक स्टैंडर्ड यूनिट है, जैसे कि आप kg किलोग्राम एक स्टैंडर्ड यूनिट है, वैसे ये भी एक स्टैंडर्ड यूनिट है। लेकिन एक AMU या एक U इक्वल टू कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है एक U या फिर एक AMU। ठीक है, समझ आया? वो इतने मास के इक्वल होता है, जो कि बहुत कम, बहुत ज्यादा कम। तो आप इससे डायरेक्टली केजी से नहीं कर सकते, इसलिए आपने क्या किया है, एक अलग से यूनिट उसकी मान ली। समझ आया? जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अब अलग अलग, अच्छा ये आया कैसे है, C12, जैसे कार्बन है, कार्बन के 12, कार्बन 12 का मीन्स कार्बन के आप 12 पार्ट्स करो, 3 4 कितना हुआ, 1 2 3 4 5 और ये 6 हो। ठीक है, तो 12 पार्ट्स आप करते हो तो उसके एक पार्ट का वेट निकाला गया। ठीक है, कई आप कहोगे सर डायरेक्टली कार्बन में क्यों पहुंच गए, पहले हाइड्रोजन का किया गया, फिर जाके किसका किया गया, हीलियम का किया गया। लेकिन जब कार्बन में पहुंचे गए उसके मास के हिसाब से सब रेशियो किसमें आ जा रहे थे, एग्जैक्टली नंबर्स में आ रहे थे, पॉइंट्स में बहुत कम आ रहे थे। जैसे हाइड्रोजन को आपने इसके एक पार्ट को हाइड्रोजन के मास से डिवाइड किया तो एक आ गया, 1 यूनिट आ गया। क्लियर? तो इससे क्या हो गई, आसानी हो गई। समझ में आया? तो जैसे क्या हो गया आपका 1/12 इंटू C12 इक्वल टू 1 AMU। 1/12 पार्ट ऑफ C12 इज इक्वल टू होता है 1 AMU या फिर ठीक है, 1 U या AMU। क्लियर? अब ये C12 क्या है, अलग अलग जो टाइप ऑफ एटम्स हो सकते हैं वो आपको अच्छे से जाके एक्सप्लेन किया जाएगा कहाँ पर, 11th में। यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा समझाया गया है और ज़्यादा जरूरत है समझने की, उसमें जब ज़्यादा घुसोगे तो पता चलेगा जो पढ़े हुए वो भी भूल जाओगे। ठीक है, तो जब आपको जरूरत रहेगी मीन्स क्लास 11th 12th में आपको ये सारी चीज़ें और अच्छे से बताई जाएंगी। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम कैसे रिएक्ट करते हैं सारी चीज़ें बताई जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। चलिए फिर अब आपको समझ में आ गया 1 AMU या AMU कहाँ से आया, AMU या U कहाँ से आया, समझ में आया? फिर 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1 AMU। अब कई सारे चीज़ों के मास बताए गए, जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम कितना होता है 2, और कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, एल्यूमिनियम का 27। इज दैट क्लियर? आप लगभग 20 तक आप याद कर लेते हैं ज़्यादा अच्छा है। और अगर पूरा याद कर लेते हैं तो फिर जो क्या एक कहावत है, सोने पर सुहागा, वो वाला है, एकदम बढ़िया, एकदम टॉप क्लास, आप फिर कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? क्योंकि रिएक्शन जब आप करते हैं तो आप कंपाउंड्स के नाम कैसे लिखना है, उसके लिए एटॉमिक मास और उसके बाद पॉजिटिव आयन है, नेगेटिव आयन है, सारा चीज़ें आपको आना चाहिए। ठीक है? हाँ हाँ 20 कम से कम 20, उसके बाद है और आप देखते रहिए, आप टाइम उसमें जाके देखिएगा टेबल में। कई जगहों पे वैकेंसी भी खाली है, कुछ और एलिमेंट मिलेंगे तो उन वैकेंसीज को भरी जाएगी। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिक टेबल नहीं है आपके में। चलिए हम आपको गूगल करके फोटो भेज देंगे। ठीक है, नहीं आप खुद ही सर्च कर लेना।
20 तक दिया ही है। 20 तक दिया गया होगा, जितना यूज है उसका दिया होगा। हाँ चलिए आगे बात करते हैं। अब मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ा? एटम के बारे में पढ़ा। एटम क्या है जरा देखिए, चेक चल रहा है। हाँ ध्यान दीजिएगा। तो एटम के बारे में अभी तक हमने पढ़ा। अब किसके बारे में पढ़ेंगे? मॉलिक्यूल। जो स्मॉलेस्ट एंटिटी किसकी है? कंपाउंड की। किसी भी कंपाउंड की स्मॉलेस्ट एंटिटी क्या है आपका? मॉलिक्यूल। आइए उसको देखते हैं। इट इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड दैट इज कैपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस सोर्स ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस। क्या है? जिस सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट, जिस कंपाउंड का स्मॉलेस्ट एंटिटी हम निकालते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं। और ये फ्रीली एग्जिस्ट करता है, तभी तो आप इसको समझ पाते हो, पढ़ पाते हो। क्लियर? ये फ्रीली एग्जिस्ट करता है, अवेलेबल है, और उसमें वही प्रॉपर्टीज रहती हैं जो उस पूरे सब्सटेंस की प्रॉपर्टी, वही प्रॉपर्टी उस पर्टिकुलर एटम, उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में भी रहता है। इज दैट क्लियर? समझ में आया? समझ में आ गया? चलिए आगे बात करते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि भाई पूरा चिल्लाते चले जा रहे हैं, H2O या फिर HCl, ठीक है। फिर it is a group of 2 or more atoms that are chemically bonded together that is tightly held together to attractive force। ये क्या है? एक केमिकल बॉन्ड है इनके बीच में, जिसके कारण ये एक साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। इन दोनों के साथ अच्छा नाता जुड़ चुका है, अब इनको आप तोड़ नहीं सकते हैं। जैसे क्या है? HOH, ठीक है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है। ये जो है ये सभी जो है एक साथ जुड़े हुए हैं, इनको आप अलग नहीं कर सकते, बहुत टाइटली अट्रैक्टेड हैं। किसके वजह से? अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से। चलिए आगे बात करते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। द मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स आर कंसिस्टेड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम। क्या है? जो मॉलिक्यूल्स एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे क्या? H2 आपको मॉलिक्यूल में ही मिलता है। क्यों मिलता है? आपको पता है एक H स्टेबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक ही क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है। तो वो क्या रहते हैं? हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव भी रहते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी रहते हैं। दैट्स वाई उनको एक और एटम चाहिए। दैट्स वाई वो किस फ्रीली स्टेट में, किस में? मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। समझ में आया? फिर हाँ समझौता कर लेते हैं जी। द नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज एटॉमिसिटी। और जितने नंबर ऑफ एटम हैं किसी भी मॉलिक्यूल में, उसे हम क्या, उसकी क्या कहते हैं? एटॉमिसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम? एटॉमिसिटी। जैसे कि आपको मैंने हाइड्रोजन बताया क्या है? 2 एटम्स, तो ये क्या हो गया? इसमें एटॉमिसिटी क्या है? 2 है, ठीक है। इसे हम डाई एटॉमिक भी कह सकते हैं। समझ में आया? ठीक है। मोनोएटॉमिक, जिसमें सिंगल एटम एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, जैसा कि हीलियम मोनोएटॉमिक हो गया, ऑक्सीजन मोनोएटॉमिक हो गया। पक्का? बट 2 होंगे, ऑक्सीजन 2 और 2 ऑक्सीजन, नहीं तो फिर अलग अलग ना हो जाता, सांस कैसे लेते? ऑक्सीजन क्या रहता है? O2 ही तो रहता है जी। द नंबर ऑफ, अच्छा हो गया। मॉलिक्यूल्स ऑफ सम एलिमेंट कंटेन ओनली 1 एटम नोन एज मोनोएटॉमिक। कुछ ऐसे भी एलिमेंट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक सिंगल एटम, इनको मोनोएटॉमिक कहते हैं। या 2 से 2 अधिक जिनके पास एटम्स रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? डाईएटॉमिक कहते हैं। क्लियर? मोनोएटॉमिक और डाईएटॉमिक के बीच में डिफरेंस समझ में आया? क्या होता है डिफरेंस? क्लियर हो गया? चलिए आइए देखते हैं कुछ टाइप ऑफ एलिमेंट के देख लेते हैं। जैसे नॉन मेटल में ही एर्गन एक सिंगल एग्जिस्ट करता है, उसे हम क्या कहते हैं? मोनोएटॉमिक। नॉन मेटल में हीलियम जो कि सिंगल एग्जिस्ट करता है, उसे हम कहते हैं मोनोएटॉमिक। और आप क्या कहते हैं? ऑक्सीजन की बात करें, नॉन मेटल है लेकिन वो 2 एटम्स एग्जिस्ट करता है, O2, ठीक है। दैट्स वाई इसे हम क्या कहते हैं? डाईएटॉमिक कहते हैं। क्लियर? फिर आपका हाइड्रोजन भी है, वो भी 2 एग्जिस्ट करता है, 2 एटम्स एग्जिस्ट करते हैं उसके, इसीलिए वो भी डाईएटॉमिक हो गया। और नाइट्रोजन जो है उसके भी 2 एटम एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए भी उसे हम क्या कहते हैं? डाईएटॉमिक कहते हैं। समझ में आया? एंड द लास्ट इज सल्फर, जिसके 8 एटम्स एग्जिस्ट करते हैं। 8 एटम्स, उसके मॉलिक्यूल की बात करें तो 8 एटम्स एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए हम क्या कहते हैं उसे? पॉलीएटॉमिक। क्या कहते हैं उसे हम? पॉलीएटॉमिक। समझ में आया? इज दैट क्लियर? पॉली मींस कई सारे एटम्स। क्लियर? इज दैट क्लियर? चलिए मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। अभी तक हमने किसको देखा? मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट।
अब किसको देखेंगे? मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। आइए देखिए, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। अब कई अलग अलग एलिमेंट ही तो है जाके जुड़ते हैं। अब हाइड्रोजन क्या है? एलिमेंट। ऑक्सीजन क्या है? एलिमेंट। यही दोनों जाके जुड़ के ही तो क्या करते हैं? वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, है जी। कोई दो एलिमेंट या दो से अधिक एलिमेंट एक साथ रिएक्ट करते हैं तभी तो किसका फॉर्मेशन होता है? किसका? मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। किसका? किसका? कंपाउंड का। किसका? कंपाउंड के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है भाई? जब ये एलिमेंट्स ही ना हो तो ये कंपाउंड कैसे फॉर्म करेगा? क्लियर? चलिए आयंस की बात करते हैं। अब आयंस की बात कर रहे हैं। आयंस समझते हो क्या होता है? चार्ज पार्टिकल। हाँ, देखिए कोई भी जैसे मॉलिक्यूल है वो क्या करता है? वो एग्जिस्ट करता है न्यूट्रल। किसमें? फॉर्म में, न्यूट्रल फॉर्म में। ठीक है, तो अगर वो एक हाइड्रोजन दे रहा, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक सुनो, देखिए इक्वल पॉजिटिव, मैं हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहा हूँ, एक समझा रहा हूँ एलिमेंट के रूप में। इक्वल जब न्यूट्रल कब होगा? जब इक्वल पॉजिटिव मीन्स प्रोटॉन भी है, इक्वल न्यूट्रॉन भी। ठीक है, एक न्यूट्रॉन दे दिया तो किसकी प्रेजेंस ज्यादा बढ़ गई? प्रोटॉन की। तो उसे क्या कहा गया? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। क्या कहा गया? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। और जब क्या हमने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तब क्या हो गया? किसकी संख्या बढ़ गई? इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, तो क्या हो गया? इलेक्ट्रो नेगेटिव। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रो नेगेटिव। आपका हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन में आता है क्योंकि ये दोनों पे एग्जिस्ट करता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी है और इलेक्ट्रो नेगेटिव भी है। समझ आया? चलिए, समझ में आ गया? जरूरी नहीं, मैंने ये एक इलेक्ट्रॉन पे बताया है। अब कई सारे इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन अगर ले लिए गए तब भी इलेक्ट्रोनेगेटिव कहलाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए गए तब भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ही कहलाएगा। ठीक है, उदाहरण समझा दे रहे हैं, ऐसा ना है कि कल को 2 के जगह 1 की जगह 2 है या 3 है तो वैसा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं, समझा? या फिर 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन अगर दे दिया किसी ने तब भी वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव ही कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? समझ में आया ना? न्यूट्रल रहते हैं जब क्या है, नेगेटिव संख्या बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रो नेगेटिव, और नेगेटिव की संख्या घट जाएगी तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव। मूवमेंट किसका होता है? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का, या तो दिया जाता है या तो लिया जाता है। क्लियर? समझ में आ गया आपको? इज दैट क्लियर? An ion is a charged particle can be negatively or positively charged. Ion क्या है? एक चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। And a negatively charged ion is called an anion. नेगेटिवली चार्ज आयन जो है उसे हम एनायन भी कहते हैं, और पॉजिटिवली चार्ज आयन को हम कैटायन भी कहते हैं। Ion may consist of a single charge atom or a group of atom that have a net charge of them. क्या है? आयन में हो सकता है सिर्फ एक सिंगल चार्ज भी हो या ग्रुप ऑफ चार्ज हो, जैसे कि OH माइनस, OH ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बात करें, OH माइनस, ये भी क्या है? इलेक्ट्रो चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है। समझ आया? चलिए, फिर अ ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग अ चार्ज इज नोन एज पॉलीएटॉमिक। जब कोई एक ग्रुप ऑफ एटम्स है, एक सिंगल चार्ज लिए हुए, तो हम क्या कहते हैं? पॉलीएटॉमिक आयन। क्या कहते हैं? पॉलीएटॉमिक आयन। इज दैट क्लियर? समझ आ गया? कोई दिक्कत? चलिए, अभी यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ गया? चलिए अभी आगे बात करते हैं वैलेंसी की। क्लियर? तो अब बात करते हैं वैलेंसी की। वैलेंसी क्या है? द कंबाइनिंग पावर और द कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग पावर क्या है? क्षमता कितनी तेजी से रिएक्ट करता है। जैसे कोई एलिमेंट बहुत तेजी से रिएक्ट करता है, उसके कारण आपको हीट दिखता है, टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाता है। ठीक है, तो अलग अलग एलिमेंट्स की अलग अलग क्षमता है रिएक्ट करने की। क्लियर? कोई हाईली रिएक्टिव होता है, कोई बहुत लीस्ट रिएक्टिव होता है, हर एक चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है ना। जैसे कि आगे बात करते हैं, वैलेंसी कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट हाउ द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विल कंबाइन विद एन एटम ऑफ अनदर एलिमेंट टू फॉर्म अ केमिकल कंपाउंड। इससे हम ये पता कर सकते हैं कि किसी भी एटम या फिर कोई भी जो है मॉलिक्यूल कैसे एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे और एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होगा। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट Ca2+, कैल्शियम और कार्बोनेट का क्या हो जाता है? CO3-।
CO3 2 माइनस CO3 2 माइनस। इसका तो लास्ट का क्लियर? अब ये दो इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये दो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तभी तो रिलेशनशिप होगा। ठीक है, चलिए रिलेशनशिप देखते हैं। ये 2 जाके इधर मल्टीप्लाई होगा, 2 जाके इधर मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा Ca2 और CO3 का पावर 2 ऐसे होगा। ठीक है, बट ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ भी 2 है वहाँ भी 2, कट सकता है ना, काट दीजिए। सिंप्लीफाइड आप फॉर्म में इक्वेशन लिखते हैं, ये 1 हो गया, ये हो गया, तो आ गया CaCO3। ठीक है, CaCO3। ठीक है, समझ में आया? आपका जो है फॉर्मेशन हो गया कैल्शियम कार्बोनेट का। इज दैट क्लियर? वैलेंसी कैसे की गई? ये 2 इलेक्ट्रो पॉजिटिव था, ये 2 इलेक्ट्रो नेगेटिव था। इज दैट क्लियर? ये एक क्या था आपका एलिमेंट था, ये एक मॉलिक्यूल था। ठीक है, ये एक अकेला एटम था, या हम कह सकते हैं एलिमेंट का एक एटम था, और ये एक मॉलिक्यूल था। समझ में आया? क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन दोनों रिएक्ट किए हुए हैं पहले से ऑलरेडी। तो कंपाउंड का कि एक सबसे स्मॉलेस्ट इंस्टीट्यूशन क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल ही तो कहते हैं। उन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? CaCO3। इज दैट क्लियर? आइए अगला देखते हैं। क्या कहते हैं इसे? मैग्नीशियम और हाइड्रोजन ऑक्साइड। क्या है? मैग्नीशियम और हाइड्रोजन ऑक्साइड। मैग्नीशियम कैसे करते हैं? Mg करते हैं, या आई थिंक सो Mg करते हैं जी। Mg2+ और OH माइनस। माइनस है मतलब यहाँ पे क्या लिखा है? 1 लिखा हुआ है, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा? MgOH2। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ हो रहा है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों के साथ हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? Mg और 2H OH का ट्वाइस ब्रैकेट लग जाएगा। इज दैट क्लियर? समझ में आया? कैसे बैलेंस करना समझ में आया? जब ये 2 मल्टीप्लाई तो पूरे कंपाउंड के साथ हो रहा है ना, तो ब्रैकेट के अंदर इसीलिए दिखाई पड़ रहा है। समझ में आया? OH का होल ट्वाइस। समझ में आया? MgOH का होल ट्वाइस। समझ आ गया ना? अभी एक और देख लेते हैं, एल्युमिनियम सल्फेट का। किसका देखते हैं? एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम किसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सॉरी, एल्युमिनियम सल्फेट है, और तो बोल रहा हूँ अमोनियम, सॉरी अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट जो है तो NH4 NH4+ और सल्फेट का SO4 2-, SO4 2-, ये दिया हुआ है सारा कुछ। यहाँ पे 1+ है, यहाँ से 2- है, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? NH4 का होल ट्वाइस और SO4। इज दैट क्लियर? NH4 का होल ट्वाइस SO4। क्लियर? ये क्या हो गया आपका? एमोनियम सल्फेट। क्या हो गया आपका? एमोनियम सल्फेट। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया आपको? अभी कोई दिक्कत? चलिए, और मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं, जरा वो भी समझते हैं। जैसे कि सबसे आसान जो हमें पड़ता है, ये देखिए कौन सा है? वाटर। ठीक है, एक हाइड्रोजन का कितना होता है? 1U होता है, और एक ऑक्सीजन कितना होता है? 16U होता है। तो अब इस पूरे मॉलिक्यूल का कितना होगा? तो हाइड्रोजन 2 है तो मीन्स 2U, प्लस ऑक्सीजन का कितना है? 16U, तो हो जाएगा 16U इक्वल टू मीन्स वाटर के मॉलिक्यूल क्या हो गया? 18U। आपका एटॉमिक क्या मिल गया? आपका एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास क्या मिल गया? मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक मास नहीं कहते, क्योंकि एटॉमिक मास क्या है? 1U, बट ये मॉलिक्यूल है, तो इसका मास क्या है आपका? 18U। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? चलिए, अब फॉर्मूला यूनिट मास की बात कर लें। चलिए, वो भी सिमिलर है, बट कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो दिखते किसी और तरीके से हैं, और उनका हम जो है एटॉमिक मास मीन्स या फिर हम मॉलिक्यूलर मास अलग निकालते हैं। जैसे कि ये है एक
क्यूबॉइड बना लेते हैं। तो जब हम बात करते हैं किसकी, जिसका एग्जांपल दिया हुआ है NaCl की, सोडियम क्लोराइड की, तो Na स्मॉलेस्ट क्रिस्टल की बात करते हैं, ठीक है। नमक के छोटे से क्रिस्टल कैसे दिखते हैं, Na और इसी बीच में Cl करके ऐसा कुछ रहता है, ठीक है। तो ऐसा इसका स्मॉलेस्ट क्रिस्टल रहता है। बट हम इन सभी एक क्रिस्टल का मास नहीं निकालते, हम इसके फॉर्मूले का मास निकालते हैं, दैट इज NaCl, दैट इज NaCl। Na का क्या होता है 23 और Cl क्या होता है 35.5 यूनिट, क्लियर। तो NaCl क्या हो जाएगा 33 प्लस 35.5 दैट इज इक्वल टू 38.5 हो जाएगा। कितना 58.5 हो जाएगा भाई। 30 प्लस 20 50 और 3 और 5 8 58.5 हो गया ना। किसका हो गया NaCl का क्या हो गया, आप कह सकते हो मॉलिक्यूलर मास। और ये क्रिस्टल देखिए कैसा दिखता है, ये इसको हमने अलग नाम क्यों दिया, फॉर्मूला यूनिट मास, क्योंकि इसका जो क्रिस्टल है उसमें कई सारे Na होते हैं और कई सारे Cl होता है, लेकिन हम उस क्रिस्टल का वेट नहीं निकालते हैं, हम उसके किसका फॉर्मूला के यूनिट का मास निकालते हैं। उसका फॉर्मूला, एक यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है NaCl होता है, उसी का हमने मास निकाला। इसीलिए इसमें डिफरेंस कुछ नहीं है, बस खाली इसका नाम बदल गया। इसको क्या नाम दे दिया गया, फॉर्मूला यूनिट मास, क्योंकि इसका जो क्रिस्टल है वो किसी और तरह दिखता है, उसमें Na नंबर ऑफ सोडियम और नंबर ऑफ क्लोरीन अलग अलग रहता है, उसके एटम का नंबर अलग रहता है, बट उसके हम फॉर्मूले का वेट निकालते हैं, इसीलिए हमने क्या रख दिया फॉर्मूला यूनिट मास। इज दैट क्लियर, कोई दिक्कत समझ आ गया। अब कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास, अब हम मॉलिक्यूल्स के मास निकाल लेंगे आराम से, कोई दिक्कत है। जैसे हमसे कोई पूछे H2SO4 का, तो आसानी से निकाल सकते हैं भाई। हाइड्रोजन का हमें एटॉमिक मास पता है, सल्फर का एटॉमिक मास पता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास पता है। हाँ आपको याद करिए ना, दिया जाएगा आपको उसमें 20 टाइप तक याद करना है जी। सल्फर का है 32 यूनिट्स, ठीक है। तो उनका आपको पता है तो आप आसानी से निकाल लेंगे। तो आप कम से कम 3 तो निकाल लीजिएगा, H2SO4 का, NaOH का, K2SO4 का, H2SO4 का, और उसके बाद H2O का निकाल लीजिएगा जो कॉमन वाला है, और दूसरा क्या है आपका NaOH का और K2SO4 का, NaOH का और K2SO4 का, ठीक है। इन चारों का आप निकाल लीजिएगा। H2O का जिनको आपको पता ही है, रटा रटाया 18 है, ठीक है, और बाकी आप निकाल लीजिएगा। समझ में आया। अब चलिए एक और बात ध्यान देते हैं, एक एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। एवोगैड्रो नंबर आइए देखते हैं। 6.2022 इंटू 10 रेज़ पावर 22 की 23 या वो एक नंबर है, कुछ नहीं। क्या है वो नंबर, जैसे कि हम बोलते हैं कि भाई एक पेयर में कितने शूज आते हैं, कितने जूते पड़ते हैं एक पेयर 2, और एक डजन बनाना में कितने बनाना मिलते हैं 12, ठीक है। तो वैसे ही जब हम बात करते हैं एवोगैड्रो नंबर, तो एवोगैड्रो नंबर मींस Na इक्वल टू कितना होता है आपका 6.022 इंटू 10 रेज़ पावर 23। अगर आप इसे चेंज करेंगे तो सिंपल सा क्या है 6022 उसके बाद 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 इतना बड़ा नंबर, ठीक है। ये एक अलग से नंबर है, और इसका मतलब क्या है कि अगर हम बात करते हैं एक मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो किसके इक्वल होगा 6.022 इंटू 10 रेज़ पावर 23 के इक्वल होगा, यूनिट्स के इक्वल होगा। क्लियर, समझ आया। एक मोल एक यूनिट मानी गई है, एक यूनिट मानी गई है कि अगर एक मोल है, एक मोल ऑफ कोई भी एटम है, तो किसके इक्वल होगा 6.022 इक्वल इंटू 10 रेज़ पावर 23 के इक्वल। इस नंबर का भी आगे इस्तेमाल भी किया जाएगा अपने फॉर्मूला, ठीक है। हाँ नंबर कोई इसका कोई यूनिट नहीं, पेयर का कोई यूनिट होता है, डजन का कोई यूनिट होता है, तो इसका यूनिट कहाँ से लिया वो, पेयर का यूनिट होता है क्या
नहीं होता ना, इसका फिर यूनिट कहाँ से आ जाए? पाइप पेयर का यूनिट नहीं होता है। अब इसका जो है इसको कैसे आइडेंटिफाई किया गया और ये नंबर आया कहाँ से, ये आगे के एपिसोड में दिखाया जाएगा, वो भी जब आपकी क्लास बदल जाएगी तब, ठीक है। 11th-12th में सारी चीज़ें बताई जाएंगी, ये आया कहाँ से, साइंटिस्ट ने कितने खोज किए, क्या किए, वो सब चीज़ें आप आगे डिस्कस करोगे। तो आगे आने वाले एपिसोड का इंतजार करें, आज के एपिसोड को पढ़ें। चलिए आगे देखते हैं। फिर हाँ मजा नहीं है। वाह, चलिए देखिए, अब जैसे क्या है, बात करते हैं सोडियम के एटम की। तो सोडियम एटम, अगर 1 मोल ऑफ सोडियम एटम बात करें तो कितना होगा 6.02 या 1 मोल ऑफ वाटर के एटम मॉलिक्यूल की बात करें तो भी कितना होगा 6.02 सर सब हाइड्रोजन के बराबर है। नहीं, आप देखते चलिए ना, सभी जो अगर 1 मोल हम किसी भी सब्सटेंस की बात करें, चाहे वो एटम हो और चाहे वो मॉलिक्यूल हो, वो किसके इक्वल होगा 6.02 × 10⁻23 के इक्वल होगा। सोडियम में वो ठीक है, सोडियम में भी मैंने बताया, आप क्या कहते हैं, वाटर की बात कर ले, H2O की भी बात कर ले, उसके मॉलिक्यूल की बात कर ले, आप कार्बन की बात कर ले, वो भी उसी के इक्वल होगा, इतने एटम्स के इक्वल होगा। क्लियर सर? वो सोडियम में Na छोटा हो, हाँ A छोटा हो, A छोटा हो कहाँ? अच्छा हाँ, नहीं एवोगैड्रो नंबर के लिए नहीं लिखा हुआ है। और ये क्या होगा, बस सर एक ये क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन एन एटम, और वी कैन से मॉलिक्यूल। ठीक है, किसी भी जी 6 हेलो, अब आप देख सकते हो, समझ में आ गया? आप 1 मोल इक्वल टू क्लियर हो गया अभी में। अब ये नंबर याद कर लो, कुल मिला के हमें ये कहना है कि आप ये नंबर याद कर लीजिए, रट लीजिए, ठीक है, रट लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं एटॉमिक मास का। मैंने 20 तक आपको याद करने का, जैसे हाइड्रोजन का है 1U, हीलियम का 4U, कार्बन का 12U, नाइट्रोजन का 14U और ऑक्सीजन का 16U, सोडियम का 23U, मैग्नीशियम का 24U। तुम बड़ा डिस्टर्ब आज कर रहे हो। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास। अब ये क्या था, एटम था, उसके मास की मॉलिक्यूलर मास। तो हाइड्रोजन कितने एटम, 2, तो 1 का मास 1U, तो 2 का हो जाएगा 2U। 16 है इसका ऑक्सीजन का, तो 2 का हो जाएगा 16U। 2 और 16 कितना हो जाएगा 18। वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का 12 हो जाएगा कार्बन का, ऑक्सीजन का 16, लेकिन 2 एटम्स है ऑक्सीजन के, तो 16 × 2 हो जाएगा 32। दोनों को ऐड करेंगे कितना आंसर आ जाएगा 44U। जब हम मोलर मास निकालते हैं तो हाइड्रोजन का अगर मोलर मास निकालेंगे, वही एवोगैड्रो नंबर का मैजिक है, उसे आप डिवाइड करते हैं इससे तो अप्रॉक्स 1 आ जाता है, और हमने उसको 1 ही मान लिया है। तो बस क्या होता है, सीधी सी बात, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद डायरेक्टली यूनिट चेंज कर देते हैं। तो 1 मोल हाइड्रोजन कितने ग्राम के इक्वल होता है, 1 ग्राम के इक्वल। 1 मोल ऑक्सीजन कितने ग्राम के इक्वल होता है, 16 ग्राम के इक्वल होता है। 1 मोल वाटर कितने ग्राम का होता है, 18 ग्राम का होता है। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड कितने ग्राम का होता है, 44 ग्राम का होता है। 44U निकाले थे ना, तो ग्राम में चेंज हो जाएगा 44 ग्राम। समझ में आया? तो इससे आप मोलर मास फाइंड कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास आपको मिल सकता है, एटॉमिक मास मिल सकता है। बस खाली आपको मास, एटॉमिक मास आपको याद करना पड़ेगा, बाकी की सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, मोलर मास भी मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? यही फायदा है एवोगैड्रो नंबर का, वो है क्या 6.022 × 10⁻23। इज दैट क्लियर? चलिए, अभी ये तो हो गया होगा, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हो गया, अब देखिए, अब थोड़ा सा और समझ लीजिए। जैसे कि अगर 1 मोल वाटर में कितना है, 18 ग्राम है, तो 180 ग्राम में कितने मोल हो जाएगा। मतलब कि जैसे मान लीजिए इस लिक्विड का हमें वॉल्यूम पता चल जाए और इसका हमें मॉलिक्यूलर मास पता चल जाए,
तो बिना हम इसका वजन किए हुए पता कर सकते कितने ग्राम यहाँ इसके अंदर लिक्विड प्रेजेंट है। बस इसका वॉल्यूम पता है हमें, और क्या पता रहे, मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि भाई ये तो वाटर नहीं है ना, भले ही वाटर की तरह दिख रहा है सैनिटाइजर, ठीक है, बट अगर इसका हमें पता चल जाए, वॉल्यूम पता चल जाए और इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो पता चल जाए, तो हम इसको बिना तौले हुए हम पता कर सकते हैं इसका मास कितना होगा। हमें वेटिंग मशीन की जरूरत नहीं, समझ में आया? वैसे ही अब 180 ग्राम अगर क्या है वाटर है तो कितने मोल के इक्वल होगा, क्या करना है भाई, 1 मोल आपका 18 ग्राम के इक्वल है, आप डिवाइड कर दोगे तो कितने मोल है, 10 मोल ऑफ वाटर। समझ में आया? कितने मोल है पता कर लोगे, और उसके बाद पता करना है कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो आपको पता ही है कैसे क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, निकल आएगा। तो मीन्स इसको आप आसानी से पता कर सकते हो कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं इसमें। समझ में आया? विदाउट एनी एक्सपेरिमेंट, फिर कैलकुलेशन की मदद से आप पता कर सकते हो कितने मॉलिक्यूल्स की बॉटल के अंदर प्रेजेंट इस पर्टिकुलर सैनिटाइजर। हम वाटर मान लीजिए नीला नीला दिख रहा है, चलिए पी मत लीजिएगा सभी को, आगे देखते हैं, आगे देख तो आइए देखते हैं। जैसा कि हमने बताया कि मान लीजिए एक जो है मॉलिक्यूल ऑफ H2O में कितना ग्राम रहता है, 18 ग्राम रहता है, तो 1800 ग्राम में कितने मोल रहेंगे, ये 1 मोल की बात कर रहे हैं, 100, तो कितना हो जाएगा अपॉन 18, कितना आंसर आएगा 100। अब इतने मोल में कितने मॉलिक्यूल है पता है आपको? नहीं, 100 मोल में कितना मॉलिक्यूल है तो पता करने के लिए 100 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 यही काम करता है आपका एवोगैड्रो नंबर। यही काम क्या करता है आपका एवोगैड्रो नंबर। समझ में आया? इसी की वजह से आप क्या करते हो, आप फाइंड आउट कर लेते हो कितने मॉलिक्यूल्स बॉटल के अंदर प्रेजेंट है, कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स, या 1 लीटर पानी आपने पिया तो कितने मॉलिक्यूल पी गए आप। समझ में आया? इज दैट क्लियर? मल्टीप्लाई करने के बाद सर वहाँ समझ में आया? क्लियर हो गया? अभी क्या दिक्कत है? मल्टीप्लाई बाद में करिएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो भाई यही हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻25, 10 इंटू 10 100 होता है, तो 2 पावर और ऐड हो गया, इतना कर चढ़ा था 2 और सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से आप क्या है मॉलिक्यूल्स फाइंड कर सकते हो ना, अलग अलग तरह की चीजों में आप मॉलिक्यूल्स पता कर सकते हो कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। एवोगैड्रो नंबर का इस्तेमाल आपको समझ में आ गया? कोई दिक्कत है आपको? समझ में आ गया ही नहीं आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस तरह से आप मोल फाइंड कर लेंगे। अब आपने कुछ सवाल पढ़े होंगे छोटे में, इफ अ कॉस्ट ऑफ पेन इज ₹30, कितने पेन का, कितने पेन का रखें आपको? चलिए 30 पेन का कॉस्ट रखा है। चलिए 30 पेन का कॉस्ट कितना दिया हुआ है? 150 दिया हुआ है। तो 1 पेन का कॉस्ट या 4 पेन का कॉस्ट कितना होगा? हम मान लेते थे x और दोनों को अपॉन करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते थे, यही तो होता था। हम क्या करते थे 30/4 = 150/x, मल्टीप्लाई करो सॉल्व करो तो हो जाएगा 30 × x = 150/4, हाँ इंटू 4, और ये अब आ जाएगा अपॉन में, तो 150/30 हो जाता था इंटू 4, 0 0 कैंसिल, 3 5 15, आंसर क्या है 20 रुपीज़। 20 रुपए में मिल गई वही पेन, 4 टू पेन मिल गई। ये आप करते थे, कब करते थे? जब आप मैथ के छोटे छोटे सवाल करते थे, ठीक है। अब यहाँ पर ही वही चीज बदल दिया गया है, कह रहे हैं 1 मोल ऑफ सोडियम = 23 ग्राम, 1 मोल ऑफ सोडियम = 23 ग्राम। तो अब बताओ 0.2 मोल ऑफ सोडियम = कितने ग्राम होगा?
फाइंड करना है क्वेश्चन मार्क, या हम मान लें x ग्राम मान लेते हैं। तो अब ये क्या कर दोगे 1/0.2 into 23/x मल्टीप्लाई करो, x इज इक्वल टू हो गया 23 into 0.2, x इज इक्वल टू क्या हो गया 1 ले जाओ चाहे ना ले जाओ, टाइम पास का है करने का, जल्दी कर। 3 2 जा 6, 3 2 2 जा 4, 4.6 आ जाएगा ना आंसर आपका, 4.6 ग्राम, मतलब 0.2 मोल आपने निकाल लिया ना। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो डरने का नहीं, करने का। चलिए आगे बढ़ने का, रोक देने का भाई। जो हमने पेन की थ्योरी बताई है वो आपके स्कूल के टीचर क्या करेंगे, पेन और पेपर से कट करके जीरो भी कर सकते हैं। तो उधर परेशान होने का नहीं, इधर ध्यान देने का। क्या करने का, नंबर ऑफ मोल्स फॉर्मूला दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होगा, गिवन मास, जो मास किसी चीज का दिया हुआ है, किसी एलिमेंट का या मॉलिक्यूल का, अपॉन मोलर मास का। मोलर मास निकालना मैंने सिखाया है, आया ना तेरे को, ठीक है। तो मोलर मास आपने निकालना सीख लिया है, तो ऐसे निकल आएगा नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू जो है गिवन मास अपॉन मोलर मास। दूसरा मोलर मास निकालना, तो गिवन मास अपॉन नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दोगे तो मोलर मास निकल आएगा। या आपको गिवन मास निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास कर दोगे, आपको मास निकल आएगा उस पर्टिकुलर पूरे कंपाउंड का। क्लियर, सब्सटेंस का। चलिए अब नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल्स निकालना है, वो कितने इक्वल होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू 100। हमें पता है गिवन मास बाय मोलर मास किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल। और आपको मान लो नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है तो परेशान होने का नहीं कि कैसे निकलेगा, उसमें क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, पता चल जाएगा नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इज दैट क्लियर? तो ये थे कुछ फॉर्मूला, क्योंकि मैंने जैसे पेन की तरह बताया वैसे ऐसा मत कर लेना, नहीं तो मैं 100% श्योर हूँ कि आपके नंबर कटेंगे और जीरो मिलेगा। तो मेरे पास परेशान होने का नहीं आने का, कि सर आपने बताया है, मैं पहले तो बता देता हूँ, कटा तो मैं कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो जीरो ही रहेगा। ठीक है, तो इन फॉर्मूला का इस्तेमाल करना और क्वेश्चन सॉल्व करना, न्यूमेरिकल्स बुक जाके रीड करना। कल छुट्टी है, 25 दिसंबर है। अब वो मेरी क्रिसमस जीसस आए हैं, ठीक है, तो आप जाके सेलिब्रेट करो, अच्छी बात है। आप लोग भी सेलिब्रेट करते हो, अच्छी बात है। गिफ्ट लेना है पापा मम्मी से, और कुछ हो चाहे ना हो, पता हो चाहे ना पता हो किस लिए मनाया जाता है, बट ये पता है कि हाँ गिफ्ट लेना है। तो ओके, फिर ये कल आपका 25 दिसंबर की छुट्टी है। देन आफ्टर जो इसका लास्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, आफ्टर रिडक्शन ऑफ द कोर्स, उसको हम पढ़ेंगे। रिडक्शन के बाद भी वो चैप्टर पढ़ा दिया गया है, तो उस चैप्टर को पढ़ेंगे और फाइनली आपका कोर्स केमिस्ट्री का ओवर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ऑल ऑफ अस, थैंक यू, गुड बाय।